Hello everyone, welcome to the Anderson classes. So in this video we are going to discuss about the salary. So what is salary or the pay and what are the deductions? So in the introduction we can say like that the salary is an important source of the income tax. A huge amount of the tax is obtained from the salaried employee. So income tax is to be paid on salary except the valid deductions, and the deducted amount at the time of the payment of the salary as TDS. So, responsibility of the deduction of the tax lies on the employer, and it has been explained in the section 15 to 17 of Income Tax Act 1961. तो जैसा अभी मैंने बताया कि सैलरी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम टैक्स का। एक ह्यूज अमाउंट जो है ऑब्टेन होता है सैलरी के फॉर्म में, जो दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 to 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कोई सैलरी जो एम्प्लॉयर है उससे या जो पहले किसी एम्प्लॉयर के पास में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे वहाँ से आया हो, any salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of the employer or former employer, यानी पहले वाले एम्प्लॉयर से या अभी वाले एम्प्लॉयर से जो कोई पे की गई हो सैलरी लास्ट ईयर के अंदर। एनी एरियर्स ऑफ द सैलरी पेड और allowed to him in the previous year by or behalf of an employer or former employer। तो एक्सक्यूज मी, सैलरी के चार्ट के रूप में क्या चीज़ हो गया कि सैलरी ड्यू, सैलरी पेड एंड एरियर्स ऑफ द सैलरी पेड। तो एक तरह से हम इसको एक नॉर्मल फॉर्म में समझें तो इट्स अ रेम्यूनरेशन और द पेमेंट रिसीव्ड फॉर द वर्क और द सर्विस डन। जो कि सर्विस की गई उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट मिलेगा उसको हम, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो पेमेंट मिलेगा उसको हम सैलरी कहते हैं। तो इसमें जो फेमस केस लॉ है वो है गेस्टेटनर डुप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स 1979। अब अपन अगर इलस्ट्रेशन पे जाएं, यानी एग्जाम्पल दे के समझने की कोशिश करें, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या है कि सपोज ए है, वे ए इज गिविंग अमाउंट टू बी अगेंस्ट द वर्क डन बाय बी फॉर ए, यानी ए ने सैलरी कुछ अमाउंट दिया बी को। क्यों? क्योंकि बी ने उसके अगेंस्ट उसकी कोई सर्विस की थी, यानी कुछ काम किया था। तो जो सैलरी है वो जैसे किस किस फॉर्म में दी जाती है, कैसे, ये जो स्कोप यानी स्कोप ऑफ द सैलरी वो सेक्शन 17(1) में दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, कि वेजेस के फॉर्म में, ग्रेचुइटी के फॉर्म में, एडवांस सैलरी के फॉर्म में, जो प्रिविलेज लीव के फॉर्म में जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो, एनुअल एक्रिएशन जो प्रोविडेंट फंड का रहता है उसमें, अमाउंट जो ट्रांसफ़र होता है अनरिकग्नाइज्ड फंड से रिकग्नाइज्ड फंड में, इसी तरह से कोई जो एन्युटी और जो पेंशन है उसको वो, या जो पेंशन प्लान है वो डिपॉजिट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब आता है कि सेक्शन 17(2) क्या कहता है। 17(2) ऑफ इनकम टैक्स 1961 कहता है कि द प्री रिक्विजिट्स आर आल्सो इंक्लूडेड विद इन द सैलरी। कौन कौन से? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड वैल्यू ऑफ कंसेशन रेंट अकोमोडेशन। नेक्स्ट आता है कि 17(3) सेक्शन क्या कहेगा। ये कहता है कि प्रॉफिट जो होंगे ना, प्रॉफिट्स इन द हेड ऑफ द सैलरी, कि अमाउंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड एज अ प्रॉफिट इन द हेड ऑफ सैलरी। जैसे एनी कॉम्पनसेशन है, कोई कॉम्पनसेशन जो मिलने वाला था एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को, फॉर्मर एम्प्लॉयर से या अभी वाले एम्प्लॉयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, और कोई भी अमाउंट टैक्स पेयर को एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को मिलने वाला था, यानी एनी अमाउंट मेड टू द टैक्स पेयर बाय द एम्प्लॉयर अदर देन, जो कि हम ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए थे पहले, जैसे वेजेस है,
पेंशन है, ग्रेचुइटी, उसके अलावा। अब आता है डिडक्शन। जो डिडक्शन जो है वो सेक्शन 16 के अंदर समझाए गए हैं। उसमें है जैसे इसमें मेन जो डिडक्शन है वह स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? सेक्शन 16I के अकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन टिल जो आप 1819 से पहले तक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 40,000 रुपीज़ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1920 के बाद में इसको इंक्रीज़ करके 50,000 कर दिया, जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 के में इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेक्शन 16(2) कहता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कि जो द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सैलरी या फिर 5,000 जो भी लेस होगा वो डिडक्ट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टैक्स 16(3) कहता है कि अगर एम्प्लॉय ने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी अमाउंट पे किया हो एम्प्लॉयमेंट टैक्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को, तो अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट टू बी टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। एक बहुत ही मेन चीज़ इसके अंदर मेनली आती है TDS। एक वर्ड आता है TDS का मतलब है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। ये सेक्शन 192 के अंदर बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ द टैक्स विच इज़ डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द सैलरी, दैट इज कॉल्ड TDS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द हेड्स ऑफ द इनकम। किन किन हेड्स में इनकम का जो है वो सोर्स होता है, यानी कौन कौन से हेड्स होते हैं इनकम के। सो फ्रॉम हाउ मैनी वेज, मीन्स क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम हाउ मैनी वेज द इनकम टैक्स कैन बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द हेड्स ऑफ द इनकम। तो इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द income earned in the previous year. Next, there may be different sources of the income. इसमें जो फेमस केस लॉ था वो था श्रीमती रामा बोस वर्सेस कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स 1974। उसमें क्या कहा गया कि इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द डिफरेंट हेड्स, नॉट अपॉन द हेड्स ऑफ इनकम। चार्ट के रूप में अगर हम समझना चाहें कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं, तो एक है सैलरी, दूसरा कैपिटल गेन, नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। अब ये आता है एक्सप्लेनेशन, क्या है ये। सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बताता है। फर्स्ट है सैलरी, द इनकम विच द एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट इज सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? द रेंट विच इज़ रिसीव्ड बाय द पर्सन, जो कोई भी रेंट जो रिसीव कर रहा है तो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ये जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, तो इनकम विच इज़ जनरेटेड बाय डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी हम जो पर्टिकुलर पर्सन जो भी बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है और उससे जो भी उसके अंदर प्रॉफिट गेन हो रहा है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। ये सेक्शन 28 से 44C के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिज़नेस होता क्या है। अब ये दो हमने कह दिया कि बिज़नेस, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 213 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस है विच इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज़। अब आता है कि प्रोफेशन क्या है, बिकॉज हमने एक वर्ड और यूज़ में लिया था प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? वो सेक्शन 236 ऑफ द एक्ट बताता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि प्रोफेशन इंक्लूड्स, व्हाट इंक्लूड्स? वोकेशन, इट रिक्वायर्स पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल स्किल और द फिजिकल स्किल, यानी कोई भी फिजिकल स्किल से और इंटेलेक्चुअल स्किल करके जो हम काम करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड इन द प्रोफेशन। द नेक्स्ट इज द सेक्शन 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द बिजनेस इनकम। 29 कहता है कि कैलकुलेशन, इनकम की जो कैलकुलेशन होगी बिजनेस या प्रोफेशन में, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इधर फिर 30 से 37 बताता है अबाउट द डिडक्शन। तो नेक्स्ट सोर्स क्या था? नेक्स्ट सोर्स है कैपिटल गेन्स, द गेन्स अर्नड बाय द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे कि हमने कोई भी लैंड है वो बेची, यानी कि
कहने का मतलब ये है कि कैपिटल गेन क्या है कि वो जो प्रीवियस ईयर के अंदर हमने कोई भी चीज़ जो गेन किया, कैपिटल गेन मतलब जैसे लैंड वगैरह का बेच कर खरीद करके जो प्रीवियस ईयर में किया उसको हम कैपिटल गेन की कैटेगरी में डालते हैं। तो दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में वो आएगा जो 36 मंथ से पहले या फिर उससे पहले, 36 मंथ्स या पहले अगर उसको हमने सेल कर दिया, मतलब बाय करा था और सेल कर दिया, तो उसके अंदर जो हमने गेन किया वो जो होगा ना वो शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा। यानी एन एसेट विच इज केप्ट विद द टैक्स पेयर फॉर 36 मंथ्स और लेस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट्स। और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जो हमने 36 मंथ से ऊपर रखा और उसके बाद में अगर उससे कोई गेन हमको मिलता है, यानो जैसे हमने कोई 10 लाख की ज़मीन खरीदी थी और हमने उसको 13 लाख की बेच दी, तो 3 लाख का हमको ये गेन हुआ। अब ये जो पीरियड है अगर 36 मंथ से कम का है या 36 मंथ या 36 मंथ से कम का है तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये मान लो हमने इसको ये जो ये गेन लिया हमने, ये मान लो 10 ईयर्स में लिया, तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इसमें फेमस केस लॉ था, जो फेमस केस लॉ था वो था कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स वर्सेस द नेशनल टैक्स एक्ट 1997। उसमें क्या कहा है कि द टाइप ऑफ द असेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टडी विद द टैक्स पेयर्स टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब तक कि उसने जिस डेट तक जो ट्रांसफ़र किया है ना तब तक का माना जाएगा। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेक्शन 48 कहता है कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल गेन ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी इनकम जो कि इनकी कैटेगरी में डाली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब इट इंक्लूड्स दैट इनकम विच हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द फोर गिवन हेड्स। यानी अभी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए इनमें से अगर किसी के अंदर भी फॉल नहीं कर रही है तो वो अदर सोर्सेज में आएगी। इसका जो केस लॉ था वो मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1972 है। सेक्शन 56 के बारे में बताता है कि जैसे एग्जांपल क्या देंगे हम, जैसे कि हॉर्स रेसिंग में, गैम्बलिंग में, लॉटरी में डिविडेंड्स की जो इनकम होती है ये, या जो जैसे हमने कभी मकान किराए पे दिया, अब मकान जो किराए पे दिया उसके अंदर कोई जैसे फर्नीचर लगा हुआ है, कोई एसी लगा हुआ है, कोई और फर्नीचर लगा हुआ है, फ्रिज है, तो उसका जो आएगा ना वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। यह रेम्यूनरेशन कोई भी जो कि मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें जैसे आपने किराया दे दिया मकान, तो किराए के मतलब जो किराए के अलावा जो उसमें जो सामान दिया वो इस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा।